अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन PSL 10 की टकराव जीत का। PSL 10 बड़े बड़े मामलात चल रहे हैं PSL 10 को लेकर। और PSL 10 में अब जो पॉइंट्स टेबल है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया? कोयटा ग्लैडिएटर टॉप पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पर है, तीसरे पर जहां हम देखते थे शायद लाहौर कलंदर हो, वहां पर के यानी कराची किंग्स पहुंच गई है। और चौथा और पांचवा अब इसकी जंग बिल्कुल करीब है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने तो ना कर दी है। उन्होंने तो एक एफिडेविट साइन कर लिया ना जीतने का, तो वो जीत ही नहीं रहे। उन्होंने कहा हमने जीतना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, हमने नहीं जीतना। तो उनके मामलात को देखें ज़रा, उस पर भी आज बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे। और ये जो पॉइंट्स टेबल का बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई है, इसमें बड़ा हाथ हो गया लाहौर कलंदर का, जो कि 2 मैचेस ऐसे खेले लाहौर कलंदर ने जो वो जीत सकते थे, लेकिन वो इतना उसको इजी ले गए कि वो मैचेस उनके हाथ से निकल गए। उनको शायद अदराक नहीं हुआ पॉइंट्स टेबल का कि हम अब एक मैच दूर हैं। 9 में से एक मैच सिर्फ रह गया उनका, यानी 10 में से 9 खेल चुके हैं, एक रह गया। अब एक मैच में लाहौर कलंदर को जीत कर 11 पॉइंट्स लेने, और पेशावर ज़ल्मी के पास ये मौका है कि उनके 8 मैच हुए और 2 रह गए। अब ये जो 2 मैचेस हैं, अगर ये दोनों के दोनों पेशावर ज़ल्मी जीती जैसा गुज़िश्ता जीती, तो लाहौर कलंदर बाहर हो जाएगी और पेशावर ज़ल्मी इन हो जाएगी। अच्छा, इसमें ऊपर की 2 टीम्स जो हैं उनके भी एक एक 2-2 मैचेस बाकी हैं। सिर्फ लाहौर का एक मैच है, बाकी के पास 2-2 का चांस है। तो लाहौर कलंदर के लिए कोई मार्जिन नहीं है। अब लाहौर कलंदर को डू एंड डाई मैच लास्ट खेलना ही खेलना है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा पॉइंट्स टेबल ट्रिकी जो हुआ, इस पर भी बात करेंगे, PSL पर भी करेंगे। दूसरा, हम ज़रा आज डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी बात करेंगे, क्योंकि एकेडमीज़ फाल करने की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। जो पुरानी फैसलाबाद की एकेडमी है, बाकी हैं, कराची है, मुल्तान, इन एकेडमीज़ को फाल करने की PC भी बात कर रहा है। ये फाल करने से क्या मुराद है, और ये फाल क्यों नहीं थी? ये क्यों नहीं थी, इससे बड़ा सवाल है। क्योंकि लड़के सारे मजबूर होकर सिर्फ लाहौर जाते थे। लाहौर में भी आपको दरवाजे से अगर कोई क्रिकेटर गया हो तो अंदर जाने नहीं देते जब तक आपको बुलाया ना गया हो, और ऐसे कोई जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। तो बड़े दरवाजे बंद हैं, तो छोटे दरवाजे खुले हैं जहाँ से आप किसी से सिफारिश करवा के चले जाएं। क्लब क्रिकेटर नहीं जा सकता, रीजनल परफॉर्मर भी ऐसे नहीं जा सकता। ये फर्स्ट क्लास अंडर 19 इसके प्लेयर्स को बुलाया जाता है। टॉप क्लास अंडर 19 पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, शाहीन के लड़के। तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। एक बड़ा शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ग्रेड 2 हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, सिंध प्रीमियर लीग हो, या पाकिस्तान में जो इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा हो, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शायान हसन। एक्सीलेंट लेफ्ट आर्म बॉलर है। मुझे क्वालिटी इसलिए पसंद है शायान की आई, मैंने खुद उन्हें खेलते देखा। शायान बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी। शायान की क्वालिटी, जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि शायान की हाइट बहुत अच्छी है, और शायान का ये जो रिस्ट आर्म एक्शन है बहुत ज़बरदस्त है। चूँकि हमारे पास वसी बैठे हैं, ख़ुद बॉलर हैं, तो हम चाहेंगे ज़रा वसी से भी इस पर डिस्कस करें। और शायान की बॉलिंग से मैं बड़ा मुतासिर हूँ, तो इसलिए मैं लाजमी आज उस पर डिस्कस करूँगा। अभी जो ग्रेड 2 चल रही है उसमें विकेटों के अंबार भी लगा दिए हैं उसने, और माशाल्लाह बड़े शानदार तरीके से विकेट्स ले रहा है। मुझे बड़ा पसंद आया। हम ऐसे हीरो को क्यों नहीं हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाते, क्यों नहीं PSL का चांस देते कि हम उसकी कोई बेहतरी कर सकें। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर पैनल भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं। साथ ही साथ सैयद हैदर भाई ने हमें आज ज्वाइन किया। सैयद हैदर भाई बड़े शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और लिखाई तो आप जानते हैं उनकी लिखाई की काट। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, वसी अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारा रेगुलर हिस्सा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। डॉक्टर साहब, ये जो कल का मैच हुआ, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे वो हम पहेली पूछते थे ना, तू चल मैं आया, उसके मुतरादिफ लग रहा था मुझे। कोई टिकने को तैयार ही नहीं था पिच पर, और इतनी जल्दी थी बैट्समैन को कि उन्होंने कहा नहीं यार, वो तो कोशिश कर रहे थे कि 100-90 कुछ भी ना हो तो 70 पे घर जाने। क्या बहुत थक गए थे, दिल नहीं कर रहा था, ज्यादा मैच खिला दिए इनको? अरसान भाई, कबीर ने कहा था कि रोज़ो शब यूं न अजियत में गुजारे होते, रोज़ो शब यूं न अजियत में गुजारे होते, चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते। वाह डॉक्टर साहब, वाह।
कल हमने गुजारिश की थी कि जो मुल्तान अब खेलेगी ना, वो कप्ताना कप्ताना तो खेलेगी लेकिन मैच नहीं खेलेगी। आपने मैं कहा किसी था। की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैच इस तरह खेला गया उस तरह खेला गया, लोगों को एतराज होता है उस पर, लेकिन जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली गई वो सवालिया निशान जरूर लगाती है। जब आप एक ही टीम, आप इतना हौसला छोड़ गए कि आपने अपनी प्राइड के लिए खेलना भी मुनासिब ना समझा और 7 चेंजेस कर दी उस टीम में उठा के। वो जो आप एक चेंज गवारा नहीं कर रहे थे, लोगों ने शोर मचाया, हमने शोर मचाया कि भाई जो खेलने वाले हैं उनको तो खिला लो। अब जब बारी आई तो सबको सबको बिठा कर अपने सारे ही खिला दिए, इतने बैठे हैं, कोई ये ना कह दे कि मैं क्यों रह गया। अब कोई रह तो नहीं गया, ये वाली बात रहेगी बाकी। तो उन्होंने 7 के 7 चेंजेस करके उठा के पेशावर के खिलाफ खिला दिए, और जिस तरह से इंटेंट बिल्कुल नजर नहीं है। जिस मेरी इस बात के पीछे जो मकसद है वो ये है कि मुल्तान की कहीं से बिल्कुल इंटेंट नजर नहीं आई शुरू से लेकर आखिर तक कि वो मैच खेलने के लिए गए हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है, खेलने के लिए भी चले जाते तो कम से कम हमें चैन जरूर आ जाता। और बाकी रही बात कि सुल्तान मुअज्जम को अब ये समझना होगा कि सलातीन का अहद चला गया, यानी कि अली तरीन साहब को समझ लेना पड़ेगा कि उनका अहद जा चुका है, सलातीन का कोई अहद बाकी नहीं रहा। और साथ साथ उनको ये भी समझना होगा कि ये हुक्मरानी नहीं है जो सिर्फ आप टिकटॉक पर कर ले, ये क्रिकेट है और मैदान में खेलना पड़ती है। आपने सारे के सारे तो रुखसत कर दिए, जितने प्लेयर थे आपके पास, जितने बॉलर थे, वो दूसरों को बांट दिए। अब शायद आपने समझा कि मुल्तान का नाम ही काफी है, नाम काफी नहीं है। आपने देखा सारे बॉलर आपने दे दिए, बैट्समैन आपने दे दिए, और अब आपके पास जो कुछ रह गया था उसका यही रिजल्ट हो रहा था, कुछ अनोखा नहीं। आइंदा के लिए एहतियात यही है कि आप आराम से बैठिए, डग आउट में बैठिए या कहीं और अपना दफ्तर बना लीजिए, वहां बैठिए, क्रिकेट में डायरेक्ट इन्वॉल्व मत होइए अगर आपने इस टीम को लेके जाना है। लेकिन आपकी नीयत लग नहीं रही कि आप टीम को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हैं। इसके पीछे भी एक प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं और प्रेशराइज करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या क्रिकेट को आप कोई फायदा नहीं दे सकते, नुकसान जरूर देंगे जो कि दे रहे हैं इस वक्त। जी हैदर भाई, ये जो मैच हुआ कल का, फिर मैं मुल्तान सुल्तान की थोड़ी परफॉर्मेंस पे बात करूं। सर मुसलसल कैसे अजीब बात है कि बिल्कुल ही उन्होंने एफिडेविट साइन कर दिया है कि हमने नहीं जीतना, बस जो मर्जी कर लो, नहीं जीतना। देखिए अरसलान, मुल्तान की शुरू से ही इस सीज़न में जो है कुछ ना कुछ उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्रेंस नज़र आ रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट में और टीम में जो है कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है, और उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से उसका रिजल्ट जो है पे असर पड़ा है। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, मैं तो इस पर बात करता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि यंग टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है, यंग टैलेंट को। तो कल मुल्तान ने यंग टैलेंट को मौका दिया। यंग टैलेंट क्या था? वो अगर उसमें कुछ जान होती तो वो करके दिखाते हैं ना कल जब उनको मौका मिला। क्योंकि पेशावर की टीम भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इस सीजन में, वो इतनी ज़्यादा कोई ख़तरनाक उनकी ना बॉलिंग है ना ख़तरनाक बैटिंग है उनकी। तो उस टीम के खिलाफ भी यंगस्टर्स जो मुल्तान ने खिलाए, उन्होंने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो अब सवाल ये है कि आप जिस यंग टैलेंट को आपने इमर्जिंग प्लेयर्स के तौर पर या यंगस्टर्स के तौर पर टीम में लिया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? अगर यही परफॉर्मेंस है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट जो है खत्म हो चुका है, कहीं भी नहीं है। 2-4 के अलावा जो टीमों में नजर आ रहे हैं, जैसे नईम है लाहौर के, या शहजाद हैं, या एक दो और प्लेयर अली रजा है पेशावर के, उनके अलावा हमें कोई यंगस्टर ऐसा नजर नहीं आता है जो नेशनल टीम में जगह बना सके। तो इस सिचुएशन में सवाल ये है कि यंग टैलेंट जो है जिन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था मुल्तान सुल्तान में, वो किस बुनियाद पे किया था? जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कैच भी छोड़ रहे हैं आप, बैटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग भी सही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या है आप? ये सवाल सबसे बड़ा है। अच्छा हैदर भाई, ये जो बैटिंग कोच हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने भी बस कर दी है, माजरत भी कर ली है, और वो भी कह रहे हैं कि जी मुसलसल जो है ना, तब्दीलियां भी टीम को नहीं जितवा सकती। तो फिर क्या टीम को जितवा सकता है अगर मुसलसल तब्दीलियां? आपकी बेंच स्ट्रेंथ, आपकी पिक एंड चूज, एक फ्रेंचाइज के तौर पे आप खेल रहे हैं, ये कमर्शियल क्रिकेट है, तो ये सब समझ बूझ करके ही आदमी अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाता है ना। बिल्कुल, देखिए जब होमवर्क किए बगैर आप मैदान में आते हैं तो आपका यही असर होता है। मुल्तान सुल्तान जो है, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने पिछले 2-4 सालों में जितनी बड़ी कामयाबियां हासिल की थी, चैंपियंस बने 2 दफा, तो उससे ऐसा लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और उन्होंने कहा जी बस हम जाएंगे मैदान में और हम कुछ कर लेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं, वो जिस टीम में होते हैं पूरी टीम मैनेजमेंट बस समझती है ये हमारे पास आ गए
तो सब कुछ आ गया, अब हमें कोई और कुछ लेने की, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, तो इन जैसे प्लेयर्स पे बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है। आप ये देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कामयाबियां हैं या क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, वो क्यों है? क्योंकि उनके हर मैच में कोई ना एक प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस देता है, अपने आप को जो है वो एनलाइटन करता है। ये चीज होती है। देखिए मुल्तान का कोई भी प्लेयर, मुल्तान में आप देखें रिजवान जहां सेंचुरी कर लेते हैं या 60-70 रन करते हैं, लेकिन उनके सामने जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो टीम आखिर में 234 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती है। बॉलिंग में इतनी मतलब एक बहुत बड़ा गैप है हर चीज में। आप ये देखें तो जब तक गैप्स खत्म नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से मुल्तान के जो कोच हैं वो इन गैप्स को खत्म नहीं कर पाए, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए बॉलिंग और बैटिंग को, फील्डिंग को जो है एनर्जाइज नहीं कर पाए, तो ये सारी चीजें मिलकर फिर रिजल्ट ऐसे ही आता है। अब अच्छा मेरे ख्याल वैसे से ये हाँ चले, बैटिंग को हम लोग देखते हैं, बॉलिंग को देखते हैं, पेस भी थी, स्पिन भी थी, सब कुछ था, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं थी। वैसे बड़ा अजीब बात है, कल का मैच देखूं कोई जीत की चाह नहीं दिख रही थी यार। मतलब एक होता है ना कि मुझे यार एक जीत की भूख तो होती है कि यार एक मैच जीते हुए हैं पूरे सीजन का, बाकी मैचेस हम लगातार हारे चले जा रहे हैं, पे दर पे शिकस्त है, 200 वाला 230 वाला मैच भी हम हार गए, तो कोई ज़रा एक इंटेंशन शो करनी होती है, इंटेंट शो करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। एक मिसाल दूंगा छोटी सी कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम कल इस तरह लगी जिस तरह किसी इदारे ने किसी एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड दिया होता है कि यार 26 तारीख तेरी आखिरी है, इसके बाद तूने हमारे साथ नहीं रहना, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस में ना फिर चाम नज़र आता है, ना ही इंटेंट नज़र आती है, और वही हालत है मुल्तान सुल्तान्स की। वो इस वक्त वाहिद टीम है जिसको पता है कि हमने आखिरी ग्रुप मैच खेलना है और उसके बाद हम सब ने अपने अपने घरों को लौट जाना है और टिकट्स उनके कंफर्म हो गए। तो यही चीज़ है कि जब आपके पास जिस तरह दोनों मेरे साथियों ने फरमाया कि जब गैप होता है आपकी मैनेजमेंट और आपके दरमियान, सॉरी कप्तान के दरमियान, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कप्तान और जो कोचेज़ होते हैं उनका माइंड अगर मैच नहीं कर रहा होता तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक और चीज़ है कि अब्दुर्रहमान साहब जो उनके कोच हैं, हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं वही अंग्रेज़ कोच जो 2 बाहर से आए हुए हैं या 2-3 बाहर से आए हुए हैं, लेकिन उनके जो हेड कोच हैं वो तो पाकिस्तानी हैं और उनके साथ मोहम्मद वसीम भी उस सेटअप का हिस्सा हैं, तो वो तो उर्दू बोलते हैं ना। उनके और रिजवान के दरमियान तो सिर्फ फीमेल कोच से सारे जा के सीख रहे हैं, तो कुछ तो बोलते ही होंगे। एग्जैक्टली तो वो चलें एक अलग डिबेट है, लेकिन जब आप एक टीम को बॉटम ऑफ द टेबल हो और उसके बाद उन्हें पता हो कि हम बाहर हो गए, और फिर उसके बाद पेशन गोई समझ लें, ख़बर समझ लें कि बाबर को पिंडी वाला एलिमिनेटर भी खिलवाना है बिकॉज ऑफ फ्यू अदर थिंग्स जो पसे पर्दा हो रही होती हैं, तो ये भी चीज़ है कि ब्रांड को जी तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है विद इन द क्रिकेट बोर्ड भी और बाहर के लोगों की भी कि बाबर शुड स्टे इन द टूर्नामेंट, क्योंकि मार्केट वैल्यू उनकी ज़्यादा है और ही इज़ अ बिगर ब्रांड देन एनीवन। ऐसे तो पीएसएल चल गई फिर अगर ये सोच के चलाई तो। एग्जैक्टली ये कंसर्निंग साइन है, लेकिन कल का जो मैच मुल्तान सुल्तान्स खेली है वो मतलब जीतने के लिए तो क्या कि वो खेलने के लिए भी नहीं आए हुए थे, जीतना तो बड़ा अजीब लग रहा था यार। मैं इसी बात पे हैरान हूँ कि हम अगर ज़रा गौर फिक्र करें, कल के मैच में बिल्कुल ही जान छोड़ रखी थी, कोई कल के मैच में जान नहीं थी, किसी तरीके से लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई ऐसा मैच खेलने आए हैं जिससे कम से कम शायकीन के ज़हनों पर एक असर छोड़ दें। मैं इस सारी चीज़ से ना बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रा रिजवान की अपनी कप्तानी पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, और मुल्तान सुल्तान तो लग रहा है कि उन्होंने तैयारी कर ली थी शायद अली तरीन के उस बयान से कि नहीं जी हमने अगली बार पीएसएल में मुल्तान लेनी ही नहीं है, तो वो लगता यूं ही है कि इन सबको पता था बस चलो भी खेलो, अपने पैसे पूरे करो और जाने की करो। फिर उन्होंने जो ये कहा था कि हमने मुल्तान सुल्तान अगली दफा लेनी नहीं है, ये एक तो कबल अज़ वक्त बात थी जो पीएसएल को वैसे भी नुकसान दे के गई। बीइंग स्टेक होल्डर आपको जेब ही नहीं देता किस तरह की बात करें आप, और फिर आपका क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत गैर जरूरी था और बहुत ही अनटाइमली था सारे का सारा। आपने नहीं लेनी या लेनी है ये तो बात का मकसद है, और आपने डिसाइड करना, आपको जरूर प्रेफरेंस
देगा बोर्ड, यकीनन आप पहले से उसके ओनर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आप प्रेशराइज करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या क्रिकेट को आप कोई फायदा नहीं कर रहे। तो उनका वो जो इंटरव्यू था ना, वो बहुत ही गैर जरूरी था, जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें की जो किसी स्टेक होल्डर को जेब नहीं देती थी मेरे ख्याल में, और खास तौर पर किसी ओनर को तो बिल्कुल भी नहीं देती थी। उनकी मुझे थोड़ी वो मैच्योर नहीं लगे मुझे इस इंटरव्यू में, अगर देखा जाए तो। खास तौर पर आपकी क्रिकेट वैसे ही एक ब्रेक पे खड़ी हुई है। इंटरनेशनली हम कहाँ पर खड़े हुए हैं वो आपको पता है। परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहाँ पे जा रही है। इस वक्त इस तरह की बातें करना आपने नहीं लेनी, ना लीजिए। ये भी मुझे लगता है कि ये भी ओनली प्रेशर डालने के टैक्टिक्स थे, इसलिए कि अगली दफा इसकी जो बिड है वो हल्की रह जाए, कि लोगों पर ये तासुर जाए। अभी तो खैर इस पर भी मेरा ख्याल तहकीकात होनी चाहिए कि क्या मुल्तान सुल्तान इस वजह से हारा कि ताकि इसकी बिड बढ़े ना, इसकी प्राइस ज्यादा ना जाए और फिर यही ओनर दोबारा इनको खरीद ले। अगर दोबारा खरीदेंगे तो फिर ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्योंकि इसको हो सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू को, स्टॉक मार्केट को डाउन करने के लिए भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हों। जो मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं किसी खबर की बुनियाद पर नहीं बात कर रहा, लेकिन तज्जिए की बुनियाद पर कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को डाउन रखने के लिए हारा भी गया हो, उसकी वैल्यू को डाउन रखने के लिए इस तरह की बातें भी की गई हो। बाकी रही बात कि रिजवान तो मुसलसल प्रेशर में आ रहे थे। पाकिस्तान की जब वो नुमाइंदगी कर रहे थे बतौर कप्तान, तो वहां से ही प्रेशर में आ रहे थे। तो जब पहले मैच के हारने के बाद आपको याद होगा मैंने सबसे पहले कहा था कि रिजवान को कप्तानी से हटा के ब्रेसवेल को कप्तान बनाना चाहिए, और वो तवातर से बात की थी। उसकी वजह भी यही थी कि वो जिस प्रेशर में है उससे नहीं निकल पाएंगे। ब्रेसवेल आएंगे, एक तो वो पाकिस्तान में काफी अरसे से खेल रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, फिर बतौर कप्तान खेल चुके हैं, बतौर स्पिनर खेल चुके हैं। अब देखें तो मुल्तान सुल्तान में उनकी अफादियत बिल्कुल मुझे जीरो नजर आई। लगा ही नहीं कि ब्रेसवेल जहाँ पे खेल रहे हैं। वही अगर कप्तान होते तो इस टीम का रिजल्ट भी डिफरेंट होता ओवरऑल, लेकिन शायद वो मतमा नजर ही नहीं था टीम का, इसलिए वहां भी प्रॉब्लम हुआ। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो अभी वसी ने भी इसकी तरफ जिक्र इशारा किया, जब पहले भी हम बात कर रहे थे, कि ये जो हैदर भाई ने भी कहा कि तीनों पिलर्स जो हैं, यानी कि उनके मैनेजमेंट, अली तरीन, उनके कोचेस और उनका कप्तान, तीनों के दरमियान में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई इंटीग्रेशन नजर नहीं आती। अली तरीन अपनी मर्जी से टीवी पर आकर जो मर्जी बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्यूरेटर से लेके, यानी कि पिच बनाने वालों से लेके, वहां भी उनका इन्फ्लुएंस है, और टीम सिलेक्शन में भी उनका इन्फ्लुएंस है, और कोचिंग में भी उनका इन्फ्लुएंस है। और कोयटा डगआउट पे जाकर ग्लैडिएटर का वक़्त भी कर डगआउट रहे हैं, हो और टीम सर, कोयटा टीम के हडल में ग्लैडिएटर भी का शामिल। डगआउट हो, लाहौर कलंदर का डगआउट हो, और हर जगह नजर आ रहे हैं। अब तो दूसरी टीमों के साथ तो बहुत ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। हैदर भाई, ये जो सारा सिनेरियो अभी वसी भी बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये जो अली तरीन बार बार कह रहे थे कि जी मेरे लिए मुश्किल है, हम शायद मुल्तान सुल्तान ना लें, हम ये बड़ा असर डालती है प्लेयर्स पर। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके ओनर्स ये इसी तरह है। देखिए ओनर जो होता है घर में बाप की तरह होता है। जैसे घर में बाप का रोल जो होता है वही एक ओनर का फ्रेंचाइज का होता है। अब ओनर ऐसी बातें करे, मैं टीम नहीं लूंगा, मैं टीम छोड़ दूंगा, उससे प्लेयर्स के मोराल पे बड़ा असर पड़ता है और प्लेयर्स का मोराल डाउन हो जाता है। फिर वो समझते हैं कि अब ये इमारत गिरने वाली है, अब इसको हमने क्या संभालना है। तो वो ये सिचुएशन हो गई मुल्तान सुल्तान की, यानी अपना टाइम पूरा कर रहे हैं और टाइम पूरा करके मैचेस वापस ले जाएंगे। लेकिन बात ये है कि एज एन ओनर आपको जो है चाहे हारे या जीते, हम लाहौर कलंदर्स 3 साल 4 साल तक मुसलसल हारती रही, लेकिन राना फवाद और उनके भाइयों ने कभी भी ऐसी बात नहीं की। वो हमेशा कहते रहे नहीं इंशाल्लाह जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सारे मैच हार गए, पूरा सीजन हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो सपोर्ट करते रहे। इसी तरह कराची किंग्स का था, कराची किंग्स से बाबर आजम कैप्टन थे, 9 मैच हार गए, 8 या 9 मैच बाबर आजम की कप्तानी में हारे, लेकिन सलमान ने कभी ये बात नहीं की कि मैं टीम छोड़ दूंगा, ये क्या है, ये सब चीजें गलत कप्तान बना दिया है और लर्न कर रहा हूं। और ये क्योंकि एज ए ओनर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफ अपनी जो है एक हाइप भी बना रहे हैं। आपको दुनिया में पहचाना जाता है कि आप मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, तो थोड़ी सी अपनी ग्रेस दिखाएं। और वो चीज जो है ना अली तरीन दिखाने में नाकाम रहे। जाहिर सी बात है जो बैकग्राउंड है वहां से हमें ऐसे ही नजर आएंगे। तो कहते हैं ना कि जैसा बड़े होते हैं वैसे छोटे होते हैं, तो ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो जैसे उनके माशाल्लाह बड़े हैं जैसे वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हैदर भाई इससे ना डैमेजिंग पार्ट है ये। मैं आपको बताऊं, कोई भी पीएसएल में टीम लेने पे इंटरेस्टेड है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम खुद भी देख रहे हैं, लोग आगे भी आ रहे हैं, टेलीविजन मीडिया के जरिए भी आ रहे हैं। और आप यकीन करें अब तो नॉर्मली क्रिकेटर्स के पास ही इतना पैसा आ गया है कि वो खुद भी ले लेंगे टीम।
कोई ना कोई बड़ा अदाकार भी टीम ले सकता है। टीम लेना अब इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं रहा है, और पाकिस्तान में तो एक से एक बिजनेस टाइकॉन बैठा है, कोई भी ले लेगा। तो ये टीम छोड़ेंगे तो कोई भी ले लेगा, और टीम्स भी अब बढ़ के रहेंगी, 8 टीम्स अब हो के रहेंगी। अरसलान, मैं आपको बताऊं, सलमान ने भी इंटरव्यू दिया है अपने टीवी पे, और उसने बोला जब मैं टीम लेने गया तो आरिफ हबीब भी टीम लेने आए हुए थे और वो बढ़ बढ़ के उसकी बिड कर रहे थे। आरिफ हबीब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक पॉइंट पे आके आरिफ हबीब ने कहा सलमान तुम ले लो टीम, क्योंकि तुम्हारे अंदर पैशन है इस टीम को चलाने का। देखिए ये चीज होती है हमारे पास। मैं आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट जो है टीम लेना चाहती है। सिंध गवर्नमेंट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि एक फ्रेंचाइज को उसमें पीएसएल में ले ले। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मरियम नवाज जो है ना, कुछ दिनों में ऐलान कर देंगे कि पीएसएल में एक टीम पंजाब गवर्नमेंट लेगी, समझे ना। तो ये इस वक्त पीएसएल का ऐसा नहीं है पीएसएल खत्म हो गया, ठीक है, पीएसएल जो है उसमें तमाशा ही नहीं आ रहा है, पीएसएल में बहुत पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पीएसएल अपनी जगह पे एक है, एक चीज है, और लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। लोग जो है अपने पैसे को एक पे दो करना चाहते हैं। तो अली तरीन का ये जो कहना है, मैं समझता हूँ ये उनका पीएसएल पर हमला है, ये उनका अपनी टीम पे नहीं है, बल्कि पीएसएल को की साख खत्म करने की कोशिश की उन्होंने। बहुत शुक्रिया, हैदर भाई हमारे साथ मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। हैदर भाई के साथ वसी मौजूद है, डॉक्टर हफीज अमान मौजूद है। थोड़ी देर में ब्रेक के बाद हमें मुदस्सिर चौधरी भी ज्वाइन करें, और ज़रा पीएसएल, बड़ी सख्त सख्त बातें हुई हैं और बड़ी खैर होशरुबा बातें, मैं कहूँगा आई ओपनर है। जो कुछ हो रहा है उसकी बिल्कुल सही तस्वीर पेश की जा रही है, और उसी पर हम बात कर रहे हैं। फैक्ट्स और रियलिटी चेक्स, ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा मैचेस पर मजीद बात करते हैं और टीम्स के पॉइंट्स टेबल पर। वेलकम बैक जी। और कल पेशावर ज़ल्मी का मैच मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ। जो बंदा पेशावर को जितवा रहा था और डटा हुआ था, वो हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर चौधरी। और स्कोर में ना मुदस्सिर चौधरी का अब तक एक ही स्कोर ऐसा है जो अरीब करीब नहीं लगा, बाकी सारे बाबा जी के स्कोर जो है ना वो एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ से पता करके आ रहे हैं, क्या चल रहा है। चौधरी साहब, क्या आपकी टीम फिर जीत गई पेशावर ज़ल्मी? किस बुनियाद पे आपने जितवाया था कल? देखिए, बुनियाद तो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि ये जो तुक्काबाजी है ना, इस पर पूरा पाकिस्तान का जो, मैं तो पूरा पाकिस्तान चले 10% को माफ़ कर देते हैं, 90% जो है ना इसी पे चल रहा है। तो आपने तुक्का लगाया, चल गया तो कह दें जी मेरे जैसा जीनियस कोई नहीं, ना चला तो कहना यार मैंने तो बात ही की थी। तो ये हमारा एक कौमी जो है वतीरा है, मैं भी शायद उसी पे था। बहरहाल कुछ अंदाज़ा हो जाता है टीमों की कारकर्दगी से। मुल्तान सुल्तान के साथ मैच था, वो अपना जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि तुसी इनू घर लै जाओ, इन्हां वास्ते दुआ करो, तो वो बस उन्हों का हिसाब इस वक्त ना वही चल रहा है। वो उसको घर ले आए हैं अली तरीन साहब, और सबको कह रहे हैं दुआ करो। अब वो दुआ वाले देख का तो मैच रह गया, तो मुझे अंदाज़ा था कि जिस टीम के अंदर कोई पैसे सर अब तो दुआ से भी बात आगे, हाँ मतलब वो दुआ वाली मामला है, तो बराबर उनको कोई ऐसा सच उस टूर्नामेंट में कुछ नज़र नहीं आ रहा। इंडिविजुअल उन्होंने खेलना था, किसी एक ने 50, 60, 70 रन करने थे कि चलें अगली पीएसएल में नाम आ जाएगा या अपनी, तो वो भी अल्लाह खैर करे को नज़र नहीं आया। लड़कों नए को भी चांस मिले, मैं देख रहा था कि कोई उनको है ही नहीं कि हम पीएसएल खेल रहे हैं, कोई ऐसी नहीं खेल जाएँ, सिलेक्टर्स की नज़र में आ जाएँ, मीडिया की नज़र में आ जाएँ, उनके हवाले से कोई बात करे। अच्छा, मुदस्सिर को जोश ही नहीं था कल के मैच में, अगर आप देखें। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो हमारे जो आप शायद पहले बात भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था, ये चंद एक ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस बार पीएसएल को ख़राब करने की कोशिश की। उसमें एक नाम है इस टीम के ऑनर का भी है कि उन्होंने उस टीम को ना बकअप किया, ना कोई हमें समझ आई कि मुल्तान सुल्तान जिसने पीएसएल के अंदर एक नया जोश दिया था। आप पिछले 2-3 पीएसएल उठा के देखें तो मुल्तान सुल्तान के मैचेस दिल करता था देखने को, क्योंकि फाइटिंग नज़र आती, स्पीड नज़र आती थी। कोई एक आध हारे भी थे तो उसमें नज़र आता था कि यार लड़के हारे हैं। इस बार तो अजीब से एक मोड में थे, शुरू से भी वो चले गए, और कोई भी मुल्तान सुल्तान का मैच देखने को तैयार ही नहीं था कि उनका मैच है, अच्छा ठीक है दूसरी टीम वो जीत जाएगी। मैंने भी शायद इसीलिए कल प्रेडिक्शन कर दी थी, जब मैच पेशावर के हवाले से मैच था, तो मैंने कहा उन्हें क्या खेलना है। पेशावर को चूँकि एक होप है कि हमारा कराची किंग का और लाहौर कलंदर का कहीं ना कहीं मुकाबला था, हम ऊपर नीचे आ सकते हैं, तो वो लड़ रहे हैं, वो डे बाई डे एज ए टीम देखा जाए तो प्रूव कर रहे हैं। उनने उनकी तरफ से परफॉर्मेंस जो भी हैं वो भी सामने आ रही हैं। कोई एक जो है वो आके बॉलिंग कर रहा है, कोई एक जो है वो बैटिंग करके अपनी टीम को जिता रहा है। कल साइम अयूब ने
बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर शाह होप कैच पकड़ लेते तो शायद, चूँकि बाबर भी जो हमेशा की तरह चल पड़े, आउट होके निकल गए थे, अगर सायम अयूब भी आउट हो जाते, उस वक्त रन शायद 4 ही थे उनके, तो मैच शायद डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन चूँकि मुल्तान सुल्तान ने इस हवाले से सोचा ही नहीं था कि हमने जीतना है और हम जीत के लिए खेल रहे हैं, तो मैच एक तरफा सा मैच था और बोरिंग सा मैच था। अब मैचेस जो आगे आपके होने हैं उन्हीं पे ही इन पॉइंट टेबल्स का भी जाना है। लेकिन अभी तक जो बात हो रही थी मुदस्सिर, हम सारे कर रहे थे कि ऑनर के इस तरह के बयान ना बहुत जल्दबाजी में आए हैं, ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इससे पीएसएल, हैदर भाई के मुताबिक पीएसएल को इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। देखें, लाजमी नहीं कि किसी अच्छे बिजनेसमैन का बेटा जो है अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, किसी अच्छे क्रिकेटर का बेटा जो है ना वो अच्छा क्रिकेटर बन के आ जाए, और किसी अच्छे वकील का बेटा अच्छा वकील बन जाए, और किसी अच्छे जर्नलिस्ट का बेटा जो है वो अच्छा जर्नलिस्ट बन जाए। अली तरीन बड़े बाप का, बड़े बिजनेसमैन का बेटा ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं पक्की पकाई सी रोटी है। और इसमें पीएसएल में सिवाय वो टीवी पे दिखने के और रील्स के, मीडिया में आने के, क्योंकि आप दूसरे हवाले से तो आप पॉलिटिक्स के हवाले से हैं, वो सवाल जवाब तो होंगे, कौन जाएगा माइक लेके और कौन इस तरह लाइमलाइट में आता है, तो एक ये उनको शौक़ था। वो इस बार पहले हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से क्राउड के साथ क्राउड को एंगेज रखा, मुल्तान के क्राउड्स को, और बाहर आते थे, लोगों से मिलते थे, बहुत सारी उनने आपको पता है पिछले दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था और उनके वाले साहब ने पार्टी क्विट की थी, तो उस हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का सामना रहा स्टेडियम में, लेकिन वो स्टेडियम में आते थे, टीम को बकअप करते थे, तमाशाइयों को दरमियान में भी जाते थे, बातें भी सुन लेते थे, टीम खेलती थी। इस बार मैंने शुरू में आपको कहा था कि किसी ने उनको गलत गाइड कर दिया है। एक तो ये हुआ कि जब शुरू में पीएसएल की जो गवर्निंग बॉडीज़ की जो मीटिंग हुई, जो पीसीबी के साथ इनके मामला चले, उसमें अली तीन हर्ट हुए, उनको लगा कि मैंने जो कह दिया है, और एक हमारा है ना टिकटॉकर वो राणे ने जो कहता वो कहता, अली तीन साहब उस मूड में थे कि मैं जो कह दूंगा वही होगा। वो जब मीटिंग्स हुई तो उनको लगा कि यहाँ तो नहीं सुनने वाले, ये बोर्ड सीईओ या दूसरे लोग जो पीएसएल को देख रहे हैं, इन्होंने तो मेरी बात को रद्द कर दिया। उसके बाद उनके ज़हन में कहीं ना कहीं आ गया कि मैं अब इस पीएसएल को छोड़ के, इस फ्रेंचाइज को छोड़ के मैं अब पीसीबी के किसी बड़े ओहदे के लिए जाऊंगा। और मेरा ख्याल है, मुझे शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मेरा तजिया कहता है या मेरा एक आइडिया कहता है कि पीएसएल की टीम रखने वाला ऑनर शायद पीसीबी का ओहदेदार नहीं बन सकता, बड़ा ओहदेदार नहीं बन तभी सकता। छोड़ रहे हैं भाई कहीं ना कहीं है, मुदस्सिर, एक कड़ियाँ मिल रही हैं एक से एक। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें वहाँ पे थी, और जब आप इस माइंड में चले जाएं कि मेरे लिए ये छोटी गाड़ी कोई मायने रखती, मेरे लिए बड़ी गाड़ी आ रही है, तो फिर आप पिछले 5 साल से जिस छोटी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हो, जिसने आपको इज्जत दी हो, साथ दिया हो, लेके चल रही हो, तो फिर आपको ये कलमिया बुरी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा चलिए सर, आज जरा पीएसएल पे तो हम बात कर रहे हैं बड़ी डिटेल। बाबर आजम पे थोड़ी सी करूंगा। शाहिद अजीज ने आउट किया डॉक्टर साहब, यंग बच्चा है, 11 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं, 35 विकेट्स की फर्स्ट क्लास में है, 26 लिस्ट टे की हैं, 29 विकेट्स हैं उसकी T20 की। इस तरह कुछ थोड़ी सी विकेटें हैं उस बच्चे की, यंग लड़का है, और बाबर आजम को बोल्ड किया उसने जिस तरह, क्लूलेस थे बाबर आजम। हाँ, निप हुई गेंद अंदर आई, इसमें कोई शक नहीं थोड़ी सी, मतलब लेकिन कोई ऐसी भी वो डिलीवरी नहीं थी कि जो अनप्लेएबल हो और बाबर जैसा बैट्समैन उसको मिस कर जाए। मुझे तो लगा कि वो बहुत कैजुअल आए उस बॉल पर, उनका मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से आए और बड़ा आराम से विकेट देके चले गए। बॉल अच्छी जरूर थी, लेकिन ऐसी भी अच्छी नहीं थी जो बिल्कुल विकेट टेकिंग ही हो और वो अनप्लेएबल हो और बैट्समैन उसको रोक ना सके या उसको खेल ना सके। उनकी कैजुअल अप्रोच की वजह से मुझे तो लगता है कि उन्होंने विकेट वो थ्रो किया बेसिकली। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर चल भी रहा था कि उन्होंने यंगस्टर को बकअप करने के लिए उनको विकेट अपनी दे दी। खैर वो तो एक मजाक की बात थी, लेकिन मुझे बाबर की इंटेंशन से नजर नहीं आया कि वो कोई उसको खेलना चाह रहे हो या कोई उनका प्लान हो, इसको बॉल को मैंने कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। इट वॉज जस्ट अ रैंडम, उन्होंने ऐसे बैट थ्रो कर दिया और वो बॉल निकल गई उसमें से, उसने बोल्ड कर दिया। तो बहरहाल जो दानिश है इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है,
जो नए लड़के आए उनमें से कुछ थोड़े बहुत जो हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से एक ये भी है, यंगस्टर है, जैसे अली रजा ने एक इम्पैक्ट डाला है थोड़ा सा, तो इस तरह ये भी है, कम से कम थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा कि एटलीस्ट लोगों को चांस तो मिला, बेशक आखिरी मैच में ही सही, हारने के लिए ही सही, काज इनकी लूजिंग ही सही, लेकिन फिर भी कम से कम चांस मिला। तो ये तो कह सकते हैं कि हम भी PSL खेले थे और मैंने भी बाबर को आउट किया था और मैंने भी उसको अपने साइम अयूब को आउट किया था। तो ये कम से कम क्रेडिट पर तो आ गया, लेकिन देखना ये होगा कि आगे ये यंगस्टर क्या अपने आप को लेके जाते हैं। कल आपने एक बात की थी, बल्कि उसका थोड़ा सा मेरा हिस्सा रह गया था, मैं भी डालता जाऊँ। आपने कल जफर गौहर की बात की थी, हमारा टाइम खत्म हो गया था, कि जफर गौहर इंग्लैंड से डेब्यू करने जा रहे हैं। जफर गौहर का तो एक आपने नाम लिया, उमर खान कहाँ है, इब्तिसाम शेख कहाँ है, असगर कहाँ है, ये तो सारे के सारे चले गए। इनको तो 2-2 साल 4-4 साल हो गए, गए हुए। मसला ये है कि इस PSL में आरिफ याकूब कहाँ गया, मेहरान मुमताज कहाँ गया, अपना जो जिनको हम प्रोस्पेक्ट कह रहे थे, सुफियान मुकीम जो पाकिस्तान खेलना था, वो कहाँ गया, टोटल 3 मैच खेल सका वो, ये सारे के सारे। और वो उस्मान तारिक कहाँ गया। तो अभी हम किस तरह इन लोगों को लेकर चलेंगे और कैसे ये दरवाजा बंद करेंगे कि ये लोग बाहर से जाकर ना खेले और बाद में हम अफसोस करें यहाँ बैठकर प्रोग्राम में कि जी जफर गौहर बाहर से खेल रहा है। सर ये चले, आपने नए लड़कों की बात की डॉक्टर साहब, मैं जिस बच्चे का जिक्र कर रहा था, शायान रजा, क्या एक्सीलेंट बॉलर है वो लड़का। उसने ग्रेड 2 के डॉक्टर साहब सिर्फ 4 मैचेस खेले, सिर्फ 4 ग्रेड 2 के, पाक सऊदी से खेल रहा है। ग्रेड 2 के 4 मैचों में 17 विकेट्स हैं उसकी, और बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस 6 विकेट्स 13 ओवर में, उसमें 4 मेडन की हैं, और इतनी कमाल की डिलीवरीज करता है सर, बाहर फेंकता है, विकेट को पकड़ती है बॉल। अब ये जो कराची, मुल्तान, लाहौर में एकेडमीज फाल करने की बात करें, क्यों जगह नहीं देते फिर इस तरह के बच्चों को? सर मेरा ख्याल है कि अगर ये जो आप खबर दे रहे हैं कि एकेडमीज बहाल होने जा रही हैं, अगर ये तो हो गई वाकई, मसला ये है कि जो हुकूमत भी आती है वो अपने तई एक बात तो करती है और वो उस पर एक्शन भी लेती है, स्टार्टअप भी हो जाता है, कुछ ना कुछ उस पर इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, पैसे ज़ाया भी कर दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है वही जो जूनियर लीग में हुआ, इसलिए कि वो किसी और का ब्रेन चाइल्ड था तो दूसरा आता है उसको खत्म कर देता है। भाई ये नहीं होना चाहिए, वो क्रिकेट के लिए ही कुछ कर रहे हैं ना। अगर आप आज एकेडमी फाल कर रहे हैं तो हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, कोशिश भी होनी चाहिए कि उन लोगों को हिदायत भी मिले ताकि वो इस चीज को चलते रहे और लड़के वहां से, रहीम यार खान का लड़का उठकर लाहौर ना आए, अटक का लड़का उठकर लाहौर ना जाए, पंजाब के इतनी दूर, इतना बड़ा पंजाब है 12-13 करोड़ का, जिसके 2-4 सूबे और होने चाहिए। खैर ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। तो कम से कम डिवीजन की हद तक या डिस्ट्रिक्ट की हद तक या रीजन की हद तक एक एकेडमी जरूर होनी चाहिए ताकि वहां आपके लड़के वहीं पर खेल सके, वहीं पर ग्रूम हो सके। अच्छा बहुत डॉक्टर वसी, चूंकि मैं चाहूंगा इस पे कमेंट कर दूं जल्दी से सर। आपने जो एकेडमीज़ की बात की डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, अरसलान भी जानते हैं, वसी तो खुद सिस्टम का हिस्सा है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि सिर्फ एक बात अलाउ कर दे कि पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ जहाँ छोटा ग्राउंड है या बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे तमाम क्लब्स को एक एक दिन मैच खेलने का मौका दे दे। वो जो क्लब्स जिन्होंने इजारादारी बना रखी है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जिनके अपने क्लब खेलते हैं, वो खेलने नहीं देते। आप सिर्फ उनको कहें कि भाई ये वाला दिन फलां मोहल्ले की टीम फलां के साथ, क्लब के साथ मैच खेलेगी और आपका ये दिन मखसूस है, और सेलेक्टर्स अगर अपने कमरों से बाहर निकलें और इन एरियाज़ के चक्कर लगाएं और उन सिर्फ अकेडमी ना दें उनको, सिर्फ उनको मैचेस देखें, आपके पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स निकलेंगे, आप ये बड़े बड़े नाम भूल जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि आपको क्लब लेवल पे एक बच्चे को खिलाने के लिए अच्छी खासी सिफारिश और पैसा चाहिए, और जब खिला लेते हैं तो फिर उसको ऊपर वाले नंबर पे बैटिंग कराने के लिए जनाब वो मोहतरम वो बुजुर्ग से कोच होते हैं जिनके अपने गोटे गिटे भी काम कर रहे होते हैं, उसको पैसे और रोटियां खिलानी पड़ती हैं, बॉलिंग के लिए उसको कहना पड़ता है, और जो मंजूर नज़र होते हैं उनको बॉलिंग उस वक्त दी जाती है जब टेल एंडर्स आगे आ चुके होते हैं, और बैटिंग करने वाले। मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूं जी डॉक्टर साहब, मेरे गुस्से को जरा कम कर देते हैं। चलें नहीं, ये आपकी बात से शेयर कर रहा हूं। आप भी लगता है कुछ थोड़ा सा ना नहीं सर, आपकी बात से शेयर कर रहा हूं, आप पूरी बात कर चुके हैं, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं। इतने बच्चे रुल रहे हैं, टैलेंटेड बच्चे रुल रहे हैं, जो खेल सकते हैं, जो बाहर से बैठ के देखते हैं यार ये शॉट क्या खेल रहा है, क्यों उनकी कोच के साथ नहीं लगती, वो क्लब में नहीं खेल सकते, उनके पास पैसे नहीं है, सिफारिश नहीं है। सिर्फ इतना कर दें, एकेडमी पे ऐसा ना लगाएं, एक मेरिट कर दें सिर्फ क्लब लेवल पे, ऐसा ऐसा शानदार प्लेयर नजर आएगा, ऐसा ऐसा स्पिनर नजर आएगा, आप भूल जाएंगे। क्लब लेवल क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंस, मैं अग्री हूँ इस बात से सर, मैं इसी का एक वाकया शेयर कर रहा था। लेकिन चले वसी,
लेफ्ट आर्म स्पिन चूँकि आप खुद करते हैं, आप खुद बड़े ज़बरदस्त खेल रहे हैं। शायान ना हाइटेड है, उसका कसूर सिर्फ इतना सा है, आप सारों को बता दूं कि वो बेचारा एक क्रिकेटर का बेटा है और उसका बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा थ्रू प्रॉपर खेले। उसने आज तक किसी को कहा ही नहीं कि यार इसको खिला, वो अपने बेटे को क्लब से खिला रहा है, अकेडमियों से खिला रहा है और ख़ुद ट्रायल्स पर लेकर जाता है। ट्रायल अगर वो नहीं उसको क्लियर करते, सिफारिश ना होने की वजह से वो चुप करके ले आता। टेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ जिसका वो बेटा है। ग्रेड 2 में उसने अपना मार्क किया है, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। आप सबको पता है शायान रज़ा हसन रज़ा के बेटे हैं और इतना अच्छा बॉलर है। मैंने उसकी बॉलिंग देखी, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ। उसको खुदारा हमें लेफ्ट आर्म की ज़रूरत है यार, आप अकेडमीज़ में ही डाल दो ना, हम कौन सा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में डालो। सर सबसे पहले तो एक अली तरीन की बात करूंगा, जिस तरह हफीज़ अमान साहब ने कहा कि उनको ऑफिस बना लेना चाहिए और उसमें उन्हें काम करना चाहिए, तो उनकी नज़र है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अकब में एक ऑफिस पर। तो उनका मसला ये है कि वो अपना ऑफिस बनाना नहीं चाहते, वो बने बनाए ऑफिस चौधरी आप सारे वहाँ ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा, आई 100% एग्री टू हिम कि आपके पास यहाँ पे एकेडमीज़ बनी हुई हैं, जगह जगह पे एकेडमीज़ हैं, जगह जगह पे क्लब्स हैं। आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके ऊपर वहाँ पे आएँ बच्चों। अब यहाँ पे ये होता है कि जिसका बाप अमीर है, जिसके पास कोई 5-10 हज़ार रुपया महीने के देने के हैं, वो आएगा गाड़ी से बैग उतारेगा, नेट में जाएगा, बारी करेगा, वापस घर चला जाएगा। मैच जिस दिन होगा उस दिन भी यही होगा कि वो आएगा, गाड़ी से उतरेगा 9 बजे 9:30 बजे, हालांकि और सारे बच्चे जो हम गरीबों के होते हैं वो 8 बजे उधर आ जाएंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, जो भी हो। वो आएगा, वो ओपन करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा कहीं रेस्टोरेंट में खाना शाना खाएगा, वापस आके 10 ओवर फील्डिंग करेगा, तो फिर उसने ट्यूशन जाना होगा। तो जब आप क्रिकेट को और क्लब क्रिकेट को ख़ास तौर पे सीरियस नहीं लेंगे तो फिर प्लेयर्स नहीं बनेंगे। और उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप अपने ये इस्लामाबाद के जो कोच हैं इस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी चैलेंज कप हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जिससे सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट की टीम बननी है। वो मुझे ये बता दें कि वो कितने मैचेस जाके उन्होंने पूरा दिन 2 डे मैचेस हैं, कितने कौन से ग्राउंड्स में जाके बैठ के उन्होंने देखे हैं। थकी हुई पिचेस पे आप प्लेयर्स को मैचेस खिला के फिर उसके बाद आप उनसे परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली लेंगे, किस तरह? मुझे तो नहीं समझ आती। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसकी बेहतरी कैसे करें, क्या करें? सर कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, एसी वाले रूम से और एसी वाली गाड़ियों से बाहर निकल के, जितना अगर प्लेयर गर्मी में वहाँ पे सड़ रहा है तो साथ कोचेस को भी सड़ना पड़ेगा, तब जाके टीम्स बनती हैं, तब जाके राहुल द्रविड़ का नाम है। हम कहते हैं ना राहुल द्रविड़ बड़ा काम उसने क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट की एक कोर बनाई है। शुभमन गिल कहाँ से आए हैं, ऋषभ पंत कहाँ से आए? सारे वहीं से आए। जो अंडर 19 वो खिला रहा था वही लड़कों के साथ वो खुद कोचिंग करने आया, तो वही टीम ने दुनिया पर अब राज किया। राहुल द्रविड़ से बड़ा आप वही द्रविड़ से आ गया, आप वही सारे सिस्टम से आ गया। अरसलान साहब आप खुद खेले हैं। सर मैं जो वाकया शेयर कर रहा था ना, अगर आप वो वाकया सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक पीटी होता था और ईमानदार पीटी होता था, ऐसा ही है। स्कूल क्रिकेट की टीम में जगह बनाना मुश्किल होता था। मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद है, वहाँ पे एक मुस्लिम स्कूल, एक हाई स्कूल नंबर 2, एक हाई स्कूल नंबर 1 होता था। डॉक्टर साहब इनके मैचेस होते थे आपस में और पूरा शहर उमड़ाता था, पूरा शहर इनके मैचेस देखने आता था। उस टीम सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पाँव में शूज़ होते नहीं थे, मतलब लड़कों के पास पैसे ही नहीं थे। अब बड़ा स्कूल था तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें सिलेक्शन आप समझ लें पीसीबी में नेशनल टीम में सेलेक्ट होना अभी आसान है, उस वक्त उस टीम में इस तरह के कोचेज और पीटीज और स्कूल चाहिए होगा कि मेरिट पे खिलाएं। आप अच्छा, बड़ी बड़ी एकेडमी में लाखों रुपए लगाने हो रही है, डॉक्टर साहब सारे जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा इकदाम किया, मैं इसके हक में हूँ। स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की इस लेवल पर वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्लेयर्स की। 2700 के करीब प्लेयर्स ने भी रजिस्टर किया, स्कूल्स ने भी खुद को रजिस्टर किया, 2700 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई हैं। ब्रेक के बाद पॉइंट्स टेबल डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है जी, वापस आएंगे पीएसएल पे, पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई अभी हम सारों के दरमियान और आई ओपनर थी। सारों ने अपने अपने वाक़यात शेयर किए, लगे हाथों मैंने भी अपने दिल के जख्म खोल के रख दी है। बड़ी पुरानी बात है, लेकिन चलें, ये वो चीज़ें जिससे लर्निंग भी हुई, लेकिन हमने क्रिकेट खेली भी। उन बेचारों को वैसे ये नहीं पता था कि कल को आपने एंकर बनना है और उनकी क्लास लेनी। सर नहीं पता होता तो, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं इससे क्या फ़ायदा हुआ मुदस्सिर भाई, फैक्चुअल बात बताऊं। हैदराबाद के 3 से 4 लड़के थे जिनका मुझे मैं पता रखता था,
आज वो लड़के सर्किट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान की मैं बात करूं, दो सुलेमान की बात करूं, और इतना शानदार खेल रहा है रिजवान। मैं समझता हूं इंशाल्लाह वो कुछ आने वाले टाइम पे आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी नेशनल वनडे कप हुआ था, उसमें उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और फैसल अतर जो कि कोचिंग भी कर रहे हैं हैदराबाद की, और हैदराबाद का शान भी है, वो इंटरनेशनल खेला हैदराबाद से। हम उसको सचिन तेंदुलकर का नाम देते थे डोमेस्टिक में, बड़ा कमाल का प्लेयर था, रन्स के अंबार थे, नहीं खेल पाया, वो अलग बात है, वो भी पॉलिटिक्स की नज़र हो गया राशिद लतीफ़ और दीगर की, वो नहीं खेल पाए, लेकिन एक्सीलेंट प्लेयर था। अब कोचिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, और वही राशिद लतीफ़ अब उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि कोच हो गया ना वो बेचारा, लेकिन वो बोलता नहीं कभी उनके अगेंस्ट, तो कभी बात नहीं करता, अच्छा बंदा है। बहरहाल मैं उनकी कोई बात नहीं करूँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे खुद पता है ये सारी चीज़ें, उन पर नजलाना गिराना। अच्छा, दूसरा हम सर आते हैं डॉक्टर साहब पॉइंट्स टेबल को लेके, सारे आज बड़ी मज़े की बात करेंगे सर। पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर जो 4-5 सीज़न बेचारी आखिरी में खड़े होकर सबको ऊपर देखती थी, इस बार सबसे ऊपर खड़े होकर सबको नीचे देख रही है। उसके बाद आ जाए जी इस्लामाबाद यूनाइटेड, यके बाद दीगरे हार का सामना, कराची किंग्स अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ ऐसी परफॉर्मेंस टीम, उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, अगर वो हारते हैं एक मैच तो उसके साथ लगाकर एक जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो 3-3 4-4 हार के एक जीत रहे हैं, तो अच्छी तरह वो ऊपर पहुंच रही है, उसका राइट था। लाहौर कलंदर बहुत अच्छा स्टार्टअप लेने के बाद, कमबैक करने के बाद 2 मैचेस का जो खमियाजा वो नहीं भुगत पाए, तो 9 पॉइंट्स पे खड़े। पेशावर ज़ल्मी भी अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। 8 पॉइंट लेके अब 1 पॉइंट की कमी से इस्लामाबाद के पास मैचेस मौजूद हैं, कोयटा के पास मौजूद है, लाहौर के पास 1 है, और पेशावर के पास अब 2 मैच है। ये है जंग सर टोटल पॉइंट्स की। अच्छा, सिर्फ मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। शायान की बात मेरी रह गई थी अधूरी। शायान अली पर मैंने 2 साल पहले एक व्लॉग किया था, जब मैं उसको जानता भी नहीं था कि ये कौन है, तब मैंने व्लॉग किया था, तो वो तब से ही परफॉर्म कर रहा था। ये अचानक परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स उसकी नहीं है, अभी वसी ने भी बताया अभी कि वसी ने भी इसको सेकंड किया इस बार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंट है और उसको यकीनन चांस मिलना चाहिए। मुझे बाद में पता चला था कि ये हसन रजा के बेटे हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि घर से क्रिकेट सीख के निकला है लड़का। दैट्स वेरी गुड। लेकिन सर अच्छी चीज ये है कि उसके वालिद ने आज तक, ये मैं गवाह हूं इस बात का, मुझ समेत कभी किसी बंदे को नहीं कहा कि यार इसकी कोई बात करो। हम खुद, हमें नजर आ रहा है, मैं तो उसकी परफॉर्मेंस देखी, 4 मैचों में 17 विकेटें यार, उसके बाद भी बात ना करें। बिल्कुल। अच्छा, जो है ना पॉइंट्स टेबल की पोजीशन, वो सारी टीमें अपनी अपनी जगह पर जो भी लड़ाई जा रही है, असल मैच है सिर्फ एक, वो है लाहौर का पेशावर के साथ अपना मैच। वही क्वार्टर फाइनल है, वही सेमीफाइनल है, वही सब कुछ है। द रीजन इज कि कराची पेशावर के मैच का रिजल्ट जो भी होगा, अगर पेशावर जीत भी जाए तो वो 1 पॉइंट ऊपर जाएगा। मैच उसको फिर भी लाहौर से जीतना पड़ेगा आगे जाने के लिए। इसी तरह वो अगर जीत के आगे चला भी जाए 1 पॉइंट, तो लाहौर को भी वो मैच जीतकर पेशावर से आगे जाना पड़ेगा। तो बाकी इफ्स एंड बट्स सारे के सारे यही धरे के धरे रह जाएंगे। पेशावर कराची से जीते या हारे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मैच जीतना होगा, अगर आगे जाना है तो लाहौर से, और लाहौर को अगर आगे जाना है तो उसको पेशावर से जीतना पड़ेगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन जो मुझे समझ आ रही है वो होगी। बाकी रही कि पेशावर अगर कराची से जीतता है तो उसका ऑफ कोर्स जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो साइकोलॉजिकल ज्यादा होगा कि जो वो एक विनिंग स्ट्रीक थोड़ी चल पड़ेगी उनकी, तो शायद उसका प्रेशर लाहौर पर पड़ जाए। लेकिन अगर पेशावर हार जाता है तो फिर भी उनके पास चांस रहेगा कि वो लाहौर को हराकर आगे आए। तो इसलिए अब बाकी मैच काफी सारे इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, खासतौर पर जैसे कोयटा का मैच है, मुल्तान का एक मैच है आखिरी मैच, जो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, और बहुत सारे मैचेस इररेलेवेंट है। तो बेसिकली अब 2 मैच, यानी कि कराची पेशावर और लाहौर पेशावर, लेकिन और दोनों है भी बैक टू बैक मैचेस। तो सो कल और परसों में ये दोनों फैसले हो जाएंगे कि क्या होने जा रहा है बहुत जल्द। वसी पॉइंट्स टेबल बिल्कुल जिस तरह हफीज़ अवान साहब ने फरमाया कि एक मैच है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। अगर पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, और लाहौर कलंदर विल रिमेन एट 9, और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और अगर लाहौर जीत जाती है तो 11 हो जाएंगे, जीत जाती है उनके 11 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कराची के 10 पॉइंट्स हैं। तो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, जिस तरह उन्होंने कहा, आप जो भी कह दें वो एक मैच है। लेकिन आप जब भी कोई इस तरह का टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो रेलेवेंसी होती है मैचेस की, और वो इस तरह होती है कि अगर कराची किंग्स अपने दोनों मैचेस जीतती है तो वो टॉप 2 में फिनिश करेगी। हाँ। तो एक एक्स्ट्रा एक चांस मिल जाता है उनको कि वो अगर पहला मैच खेलने का चांस मिल जाए। एग्जैक्टली। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी कहा
पेशन गोई समझें या जो भी, लेकिन बाबर आजम इज़ प्लेइंग दैट एलिमिनेटर ऑन 13th इन पिंडी। ओए ओए ओए, अच्छा ये अच्छा बार बार वसी कह रहा है। डॉक्टर साहब जरा इस पे गौर करना है आपने। यार मुदस्सिर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, थोड़ा सा अगर सवाल को बढ़ा लूं, किसकी कॉस्ट पर वो खेल Sir, the cost लाहौर is- की कॉस्ट पर या कोई और कॉस्ट है? द कॉस्ट इज़ के आपके और की टीम्स को कोई देखने आता ही नहीं है। ज़ल्मी के जितने मैचेस भी हुए हैं 95% क्राउड आया है, एंड अदर्स आपने देख लिया है कि कुर्सियां ज़्यादा खाली होती हैं और स्पेक्टेटर्स कम होते हैं। यानी वो अपनी बसें भर के लाते हैं पेशावर के इसके साथ। और डॉक्टर बकौल साहब इनके कि बाबर को नहीं, सही भी है, बाबर रह गया जिसको लोग देखने भी नहीं, आते ये हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि लाहौर बाबर- कराची में भी देख रहा हूँ पोस्टर्स बाबर के ही उठाए बाबर हुए, के लोग और तो उसको किसी स्कोर खातिर करता देखना चाहते हैं, स्कोर किसी और का करे। पोस्टर देखा भी नहीं। ठीक सर है, पॉइंट्स टेबल मुदस्सिर कहाँ फंस गई लाहौर यार, क्या देखिए गलती हो गई? अगर आप जाहिर सी बात है, आप तजिया नगार हैं, बड़ी बड़ी आपकी हर बात सच होती है। और ये बताएं कि अगर कराची पेशावर से जीत जाए और लाहौर पेशावर के मैच में बारिश हो जाए तो फिर क्या कहानी होगी, ये मुझे बताएं। ओए अगर ऐसा ओए हो जाए ओए तो ओए इसके लिए आप ओए, तैयार रहें, ज़हनी तौर पे तैयार रखें, ऐसी ना करते जाएं। आजकल हालात नहीं हैं, हाँ जो डॉक्टर फौरन से साहब बात बड़ा करते अच्छा हैं। ये चीज, ये पॉइंट बड़ा अच्छा ये- लाया मुदस्सिर। ये भी इस प्रोग्राम में शामिल है जिसके तहत बाबर को मैच खिलवाना है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें ना, बारिश की पेशन गोई कर रहा हूँ, अभी महकमे मौसमियात ने तो नहीं की, तो मैं आपको कर रहा हूँ कि लाहौर और पेशावर का जो मैच है वो एक एक पॉइंट भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, हाँ, क्यों हो नहीं हो सकता सकता? है। उसमें और- फिर अगर ऐसे होता है तो फिर लाहौर कलंदर का नेट रन रेट बहुत अच्छा है पेशावर पेशावर ज़ल्मी के का, मुकाबले क्योंकि वो 1 पे हैं और ये पेशावर ज़ल्मी माइनस- माइनस पे है, हाँ। तो ये बड़ा कल इन दी एंड इसकी कंक्लूजन में करूँ तो पेशावर ने अगला राउंड जो है वो डॉक्टर साहब वो खेलना है। हाँ। अच्छा ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, दोनों अरसलान इस्लामाबाद ये मिल गए। नहीं, मैं किसी अरसलान और भाई, बुनियाद मैं पे कह रहा हूँ। एहतजाज करता हूँ, जेंटलमैन, दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज नॉट क्रिकेट। डॉक्टर साहब ब्रांड जो है वो इस बार एक दो टीमों ने इस ब्रांड को माहौल बहुत ख़राब किया है इस लिहाज से कि तमाशाइयों को खींच के नहीं ला सके। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता, मैं ये बदकिस्मती है हमारी और मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और PSL की इंतज़ामिया की कि उन्होंने वो PSL जो हमारा जिसको दुनिया मानती थी उस तरह का माहौल नहीं बना सके, लोग नहीं एंगेज हुए, ना TV स्क्रीन्स पे उस तरह से एंगेज हुए, ना ग्राउंड में उस तरह से एंगेज हुए। तो आपके पास जो फाइनल राउंड है उसमें यही बचता है कि आप कुछ ऐसी टीमों और ऐसे नाम के साथ जाएं कि आपके पास दिखाने के लिए, बचाने के लिए और बताने के लिए बाद में कुछ हो कि देखें कुछ ये कहना चाह रहे हैं वसीम, सर मुदस्सिर आपकी डिफरेंस आप यही देख लें कि जब दुबई में या शारजा में हमारा PSL होता था तो वहाँ पे इवन फुल हाउसेज होते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम नहीं, ये full PSL नहीं 10 कर में ये सकते। कमी नज़र आ रही है, PSL 9 में भी मुझे नज़र आई थी, लेकिन 8, 7, 6 बहुत अच्छी गई थी। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर बड़ी बॉटम पे खड़ी रहती थी, लोग तनकीद कर रहे थे कि यार कोयटा को क्या हो गया, कोयटा को क्या हो गया। कोयटा की कॉम्बिनेशंस भी अच्छे रहे हैं, रायले रोसो भी स्कोर करते रहे, बाकी पैचेज पर वो नहीं खेल पा। पेशावर ज़ल्मी हर बार प्लेऑफ्स में तो जाती ही जाती है, चाहे कुछ भी कर ले, सेमीफाइनल खेलती है और ये अच्छी बात भी है, फाइटिंग स्पिरिट भी है। लेकिन अगर हम इस बुनियाद पे कहें कि यार ये इस तरह होगा उस तरह, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि PSL की एक अपनी खासियत मौजूद है बड़ी अच्छे तरीके से। हाँ पेशावर अच्छा खेल गई कुछ मैचेस, जैसे लाहौर, मैं आपको बताऊं लास्ट 2 मैचेस जिसका जिक्र कर रहा हूँ, अगर मुदस्सिर चौधरी उनको देखें, वो जीते हुए मैचेस में ना वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। 2 आपके जो प्रीमियम बॉलर्स हैं वो मार खा गए लास्ट में, वहां पर आप एक अहम मैच हार गए। देखें प्रीमियम तो अब मेरे ख्याल में कहना छोड़ दें उनको, ये 2019 और 21 तक की था। मैं तो छेड़ांगा ना। हाँ नहीं, आप छेड़ सकते हैं। आप देखिए प्रीमियम कह कह के दिल दुखाने वाली बात है, बल्कि वो जब जख्म के ऊपर नमक छिड़ने वाली बात है जो आप छिड़क रहे हैं और मुसलसल कोशिश करते हैं। इनको प्रीमियम कह के ज्यादती है। प्रीमियम एक प्रीमियम एक नाम है, एक रिस्पेक्ट है, प्राउड है। वो किसी भी कंट्री के लिए जो प्रीमियम का नाम है ना, आप देते वक्त हमें 20 बार सोचना चाहिए हम किसको प्रीमियम कह रहे हैं। आपने शाहीन अफरीदी साहब का रवैया देखा उस दिन इंटरव्यू में? एग्जैक्टली मैं अभी कैसे उसने उसका रवैया था, उसका बिहेव था, वो उससे पूछ रही है कि क्या है और वो कह रहा है कि हम गलत खेले। मतलब वो ऊपर से वो क्या रहा है, आपको ये नहीं अंदाज़ा कि आपको हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं है वो प्रीमियम कह रहे हैं, हम आपको स्टार कह रहे हैं
और आप अपना रवैया इस तरह रखे हुए हैं जैसे गली मोहल्ले का कोई आपका लड़का है, वो उसको अचानक से किसी ने टीवी के सामने खड़ा कर दिया, दुनिया आपको देख रही है, आपको दुनिया की दूसरी टीमें देख रही हैं। ये अरूज इनका, ये जो प्रीमियम्स है ना नाम नहाद, इनका 2019 से लेकर 2021 तक था, जब शाहीन अफरीदी को छक्का मारना लोग कहते थे इसको छक्का लगता ही नहीं, इसको छक्का मार नहीं सकता। उसके बाद ये मैं कहता हूँ इनको ना अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ होती है, वो आम इंसान को भी हो सकती है। जब आप किसी, इनकी कोई ऐसी पकड़ हुई है और आज तक वो जो आप कहते हैं वो जलालत वाला खाता वो खत्म होने को आ ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे मैचेस करीब से जाके हारते हैं जो जीते हुए मैचेस सर देखें, और बच्चों से मार खाते हैं। ये सिंपल बात है, आप जब मेहनत छोड़ देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं। वो तो हमें देखिए सर, इसमें कोई 2 से 2 मिलाना कोई मुश्किल ही नहीं है। जी जी, मेहनत और एटीट्यूड का जो प्रॉब्लम होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। और हारिस ने आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले, मोहम्मद हारिस जो बैटर हैं पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप शाहीन को एक छक्का मार लें तो उसके बाद 2 छक्के वो आपको प्लेट में रख के देते हैं, और यही हुआ है कल भी। और देखिए आपके सामने ना मिसाल आपने देनी होती है यार। ये बाबर है ना, हमें भी बहुत गुस्सा आता है, डॉक्टर साहब बात करते हैं, आप भी करते हैं, कितनी हम उससे बात करते हैं, लेकिन एक लिहाज से मैं उसे प्लस पॉइंट तो यार अभी तक ना उसने बहुत से लोगों का भरम रखा हुआ है। मतलब उसके पास मैं कहता हूँ जिस दिन वो वेला होगा ना, जिस दिन उसको पता होगा कि मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, जिस दिन वो वेला होगा उस दिन बैठेगा, अरसलान के शो में बैठेगा, किसी और में बैठेगा, अरसलान से सवाल करेंगे। जब वो बातें बताएगा ना तो आप कहेंगे ओ माय गॉड कि क्या क्या होता रहा है और कितना ये बंदा उस वक्त अपने अंदर दबा के बैठा। ये चीज जरूर है कि उसकी ये चीज प्लस पॉइंट भी है कि वो बोलता नहीं, अच्छा ही करता है। और जेस्चर से भी देखें अरसलान भाई, नहीं उसके ग्राउंड में भी कभी ये जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, इन पे आप थोड़ी बात तो करके देखें, इनका ग्राउंड में मूड खराब हो जाता है, ये अपनी टीम को ठुड्डे मारने को चलते हैं। सर वो आपको याद नहीं है वो वीडियो कितनी हिट हो रही थी कि बाबर उससे गले मिलने जाता है, वर्ल्ड कप का शायद मैच था ना वसी, जिसमें वो शाहीन ने उसको हटा दिया। वो मुझे बड़ा दुख हुआ वो देख के, 2023 वर्ल्ड कप। हाँ जी, तो वो ये चीज़ें बुनियाद भी रखने वाला खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। सर मुझे ये बताएं, इस टाइम टॉप ऑफ द टेबल कोयटा ग्लैडिएटर जैसे गई है, स्टैंड करती देख रहे हैं कोयटा को टॉप ऑफ द टेबल मुदस्सिर? देखिए टॉप ऑफ द टेबल तो अब 1-2 मैचेस रह गए हैं और मेरे ख्याल में अगला मैच भी उनका इस्लामाबाद, एक इस्लामाबाद से ये रावलपिंडी का जो ओपनिंग दोबारा हो रही है अगली वो उनसे मैच है। कोयटा एक फ्लो में उनकी एज ए टीम एज ए फ्लो में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सरप्राइज जो है ना, सऊद शकील दरमियान में जो आके एक आध विकेट ले जाते हैं और बड़ा ही एक गेम चेंजिंग सा हो रहा है और उनका एक माहौल बन गया, टीम का माहौल बन गया। उनके बेंच पे नजर आता है कि पूरा उनका जो पानी पिलाने से लेके उनके जो कोचेज हैं, मैनेजर हैं, वो सारे टीम में इन्वॉल्व हैं। पता चल रहा है कि एक टीम जो है ना खेल रही है, इस वजह से प्लस पॉइंट जाता है। और मुझे लगता है कि वो टॉप ऑफ द टेबल जो है वो होंगे जब आपका फाइनल राउंड शुरू होगा, लेकिन इस PSL का विनर जो है वो कोई और होगा। अच्छा, को और से क्या आपको कौन सी टीम लग रही है मुदस्सिर? आपने मुझे अगले शो में बुलाना है कि नहीं बुलाना? अब बुलाना है, उसमें बताएंगे। बस ठीक हो गया, अच्छा ये अच्छा था। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। अरसलान भाई, पेशावर ज़ल्मी खेल रही है प्ले ऑफ, कोयटा खेल रही है फाइनल, जीतेगी कोई और टीम, ये हम सारा शो क्यों कर रहे हो? क्रिकेट क्यों हो रही है अगर सारा कुछ ही पता है तो? सारा कुछ डिसाइडेड है। डॉक्टर साहब वैसे बड़ी बड़ी खबरें हैं, आज का शो देखने वालों के लिए बड़ा चौंका देने वाला होगा सर। और जब कुछ हो गया ना ऐसा तो ये 2 हजरात बैठे हैं, पूछेंगे फिर इनसे। सर ये दफा न्यूज के लिए तो नहीं काम करते कहीं? डॉक्टर साहब से मैं इस्लाम और इसके प्रोड्यूसर से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा नंबर साथ मेंशन कर दें। हाँ, ताकि बाकी हजरात जो बाबा जी से तावीज़ देना चाहे वो ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा बात करूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, क्या वजह लग रही है कि इतना अच्छा खेलते हुए एकदम मोमेंटम क्यों टूटा है? यके बाद दीगरे मैचेस क्यों हार रहे हैं? मुझे लगता है उनका एक तो आगा का थोड़ा बाहर बैठना भी, खैर उस वक्त तक तो फिर भी जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उनके शादाब का बाहर बैठना है ना, वो भी उनको नुकसानदेह साबित हुआ है। उनका कॉम्बिनेशन कहीं डिस्टर्ब हुआ है। वो शादाब शुरू से उनके कप्तान है और उनकी ग्रिप अच्छी है अपनी टीम पर, और साथ माइक हैसन के साथ जुड़कर इस दफा उन्होंने नो डाउट के बहुत कमाल किया, जैसे पहले 5-6 मैचेस उन्होंने जीते। तो उनका बाहर बैठना काफी ज्यादा हर्ट कर गया इस्लामाबाद को, और वो अब उनको रिदम वापस पकड़ते पकड़ते थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी वो स्ट्रगल के पीरियड में भी आ गए थोड़ा सा, क्योंकि क्वालिफाइड तो हैं वो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो शायद उनको राइट कॉम्बिनेशन दोबारा से वापस लाना पड़ेगा।
अगर कोई इंजर्ड है, प्रॉपर इंजर्ड है, तो वो तो और बात है। अगर लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ रेस्ट करने के लिए या बेंच स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उन्होंने किया था, तो फिर भी उनको वो बैकफायर जरूर कर गई उनकी पॉलिसी। उनको इससे बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए और इजी नहीं लेने चाहिए मैचेस। क्या कह लेकिन रहे जहां हैं तक मैच वसीम, ये इस्लामाबाद के बैक टू बैक शिकस्तें क्यों? और सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इस तरह नहीं लेना चाहिए आपको इजी, जब आप अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, आप यंगस्टर्स को चांस दें, 7 मैचेस खेलें, अच्छे जीते, उसके बाद आप यंगस्टर्स को 2-3 मैचेस खिलाते रहें। देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप सेफ जोन में चले जाएं ना। आप 10 पॉइंट्स के साथ अभी भी सेफ जोन में नहीं, आपको एक मैच और जीतना है 2 मैचेस में से, नहीं तो आप तीसरे नंबर पे भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि खबर ये है कि शादाब खान कल का मैच भी नहीं खेल रहे, ग्रोइन इंजरी है उनको। तो ये ऑब्वियसली जब आपका लीडर जो अगर परफॉर्म अच्छा करे ना करे, सऊद शकील की मिसाल आपके सामने कि अगर वो बैटिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, लेकिन वो टीम को लड़वाते हैं और पीछे अच्छा, कैप्टनसी में बड़ा वो इन नजर आ रहा है, अच्छी बात है ये मुझे लग रहा है। तो विव रिचर्ड सर अच्छी गल नहीं होती ना सर। 10 मैच जितन तो फिर वो पाकिस्तान की कप्तानी लिए आ जाएंगे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम आ जाता है, ये हमारे यहाँ आप हो अगर जाता है। पीएसएल की ट्रॉफी जीत जाएं तो फिर अगला नंबर आपका होता है, चाहे आपकी टीम में जगह बनती है या नहीं बनती, आपको कप्तान। अच्छा, इस्लामाबाद की आप कह रहे हैं कि शादाब अगला मैच नहीं खेलते, फिर भी डैमेजिंग पार्ट है तो शादाब नहीं खेल रहे तो भी मसला है। लीडर शादाब बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है कि चंक्स में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। अब क्वेटा ग्लेडिएटर्स जितने भी मैचेस जीती है आप देख लें कि इक्का दुक्का, जैसे हसन नवाज ने उस दिन 50 किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच वो जीते, उनका टॉप स्कोर 33 था, यानी किसी ने 33 किया, किसी ने 30 किया। जिस तरह कल भी हमने ये बात की थी कि आप एज अ टीम जीतते हैं, आप इंडिविजुअली कभी भी आप क्रिकेट मैच नहीं जीत सकते। फिर बॉलिंग में बॉलिंग चेंजेस, सऊद शकील आके 2 ओवर में चलें, अगर रन्स बढ़ भी जाते हैं 15-20, लेकिन एक आप मिडल में अगर विकेट ले लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थोड़ा सा इजी लिया है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह की टीम है, जल्दी से इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या हुआ? देखिए, मेरे ख्याल में कि जीत गए थे, शायद ज़्यादा जीत गए थे, बहुत ही जीत गए, ज़्यादा जीत गए थे, तो वो हज़म नहीं हुआ। जैसे हम ओवर ईटिंग कर लें तो नहीं हज़म होता, तो उनसे शायद हज़म नहीं हुआ। और डेफिनेटली शादाब को नेशनल टीम में तो उनकी जगह कहीं नहीं बनती, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को अच्छे से लीड कर रहे थे और उन्होंने एक माहौल बना के रखा हुआ था और उनको पता था कि इस लड़के को कहाँ पे इस्तेमाल करना। और तीसरी बात ये भी है कि उनने जो मैचेस हारे हैं, आप देखेंगे कि उनके प्लेयर्स, वही खुद एतमादी वाली बात है, कुछ ज़्यादा। ये जो कोयटा से मैच आ रहे हैं, आप देखें ना, आखिरी ओवर में आप जब आप सीधे हाथ से कैच छोड़ेंगे तो फिर कोई भी जो है बल्ला शल्ला घुमा के आपको मैच हरा देगा। तो कुछ उनके लिए बदकिस्मती भी हुई है। ठीक हो गया, चलो। तो मेरा आज जरा डिटेल बात हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारे लोग हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चूँकि कवर करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारे लड़कों के नाम सामने आते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, थैंक यू सो मच सर। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा।